नमस्कार दोस्तों, यूसीसी की टॉप एमसीक्यूज क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्लास में अपन बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ। आज का पहला क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू हुआ। यहाँ से पूछा यह गया है कि जो शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य और शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य जो अधिनियम है शिक्षा का, ये शिक्षा का जो आपके देखो संविधान के आर्टिकल 21 क, संविधान का आर्टिकल दोस्तों 21 क पढ़ते हो। 21 क की बात करें, ये तो आपका 86वां संशोधन, ये तो 86वां संशोधन 2002 के तहत एक बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया है। इसमें तो आपको कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार रहेगा। लेकिन ये जो अधिनियम जो भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है, ये अधिनियम दोस्तों यहाँ 2019 के अंदर ये अधिनियम पारित हुआ है। और 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से ये आपका अनिवार्य जो निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम है ये भारत में लागू हुआ है दोस्तों। और ये जो लागू हुआ है भारत में, ये इस समय भारत के, मैं पीएम की बात करूं तो इस समय भारत के पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में ये आपका अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ से इसका जवाब रहेगा 2009। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ से देखो बढ़े, तो अगला आपका क्वेश्चन है आज का, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ, और अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है। दोस्तों आज तक की ही बात करें तब भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री हैं ये जवाहरलाल नेहरू है। देखो जवाहरलाल नेहरू की बात करें ना तो इनका कार्यकाल 1947 से लेके 1964 तक मानते हैं, जिनमें से 1947 है, 47 से 52 तक तो ये आपके अंतरिम संसद के प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर 1952 से लेके 57 तक ये भारत की पहली लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री रहे। और 1957 से लेके 62 तक ये दूसरी लोकसभा के प्रधानमंत्री रहे। और 1962 से लेके 1964 में इनकी तीसरी लोकसभा में कार्यकाल के दौरान क्या हुई, मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार सर्वाधिक जो कार्यकाल वाले आपके प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। ठीक है, आगे और बात करें इससे, अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से, वो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है। कौन सा कथन सही कथन की बात कर रहा है। तो ये पहला कथन है कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया, 1950। फिर कहा कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। देखो संविधान सभा ने भारत में जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की है ना दोस्तों, तो ये मई 1949 में की है, मई 1949 में की है, मई 1947 में नहीं की। तो इसका मतलब ये कथन भी आपका क्या है, गलत है। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया है। राष्ट्रीय गीत जनवरी 1950 है दोस्तों, जनवरी 1950। ये भी गलत हो गया यहाँ से।
संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है? तो ये जुलाई 1947 है। जुलाई 22 जुलाई 1947 की बात है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट गलत है। और यहाँ से 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। तो यहाँ से जो इसका सही हो जाएगा, पहला कथन इसका क्या होगा? सही कथन रहेगा दोस्तों। यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। अगला देखो आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय जो बताया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है। हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, ये संविधान के अनुच्छेद 115 में कहा गया है। हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है, एचसीबी एक अभिलेखीय न्यायालय है। और ये अभिलेखीय जो न्यायालय है ना, ये होता है दोस्तों 215 के अनुसार हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। यहाँ से 131 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करते हो कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। यहाँ 126 के अंदर, यहाँ 126 जो है, 126 के अंदर आप पढ़ते हो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक सीजे की बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हो यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश की बात करते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ 135 है, 135 में आप यहाँ सामान्यतः पढ़ते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी यहाँ से कानून है, उस कानून को क्या किया जाना, कोई भी कानून है उस कानून के यहाँ से, इस कानून को यहाँ से देखो पारित किया जाना। इस सुप्रीम कानून संबंधी मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 135 के अंदर। 129 के अंदर अभिलेखीय न्यायालय आ गया, 131 के अंदर एससी क्षेत्राधिकार आ गया, 126 के अंदर एससी के कार्यवाहक सीजे आ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ से बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। देखो, कार्यपालिका की बात करें ना, तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख आता है संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री भी देखो अनुच्छेद 75 में आ गया, भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 52 में आ गया, और मंत्री परिषद भी अनुच्छेद 74 में आ गई। लेकिन आपका यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय की बात करें ना, तो सर्वोच्च न्यायालय आपका आता है 124 के अंदर। तो यहाँ से ये न्यायपालिका के अंदर आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला यहाँ से क्वेश्चन की ओर चले हैं। तो अगला देखो आपका क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? देखो, सबसे पहले अपन बात करें ना कि जो लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति के अगर मैं गठन की बात करूं ना दोस्तों, तो इसके गठन में क्या कहा, इसके गठन में बताया है कि 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत इसका गठन 1921 में इसका गठन हुआ है दोस्तों। यहां से अगर मैं इसके बात करूं तो लोक लेखा समिति के अंदर जो सदस्य संख्या है ना, वो सदस्य संख्या होती है बच्चों कितनी? 22।
22 जो सदस्य संख्या है ना, इन 22 में से 15 सदस्य तो कहाँ से हैं? 15 सदस्य तो होते हैं कहाँ से बच्चों? लोकसभा से। और जो इसमें 7 सदस्य है, ये 7 सदस्य कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। और दोस्तों ये सारे के सारे जो सदस्य हैं ना, वो 1 वर्ष के लिए यहाँ से चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? तो यहाँ से देखो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर तो हो जाएगा कि इसके सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और यहाँ से देखो इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष, विपक्ष दल का एक सदस्य। विपक्ष दल का जो एक सदस्य है, वो लोक लेखा समिति का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये प्रारंभ कब से किया है? ये जो सिस्टम है ना, ये आपके 1967 के अंदर, ये प्रथा 1967 के अंदर अपनाई गई थी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का एक सदस्य होगा। विपक्ष जो पार्टी होगी, विपक्ष दल होगा, उस विपक्ष दल में से एक सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस लोक लेखा समिति के अंदर इसकी मैं लोक लेखा समिति की जुड़वा समिति की बात करूं ना, जुड़वा समिति, तो देखो लोक लेखा समिति की जुड़वा समिति किसे कहते हैं? वो प्राक्कलन समिति कहलाती है। प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति की जुड़वा जो समिति है वो प्राक्कलन समिति कहलाती है। और लोक लेखा समिति का देखो काम क्या है? जो आपके नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, संविधान के अनुच्छेद 148 में जो आप नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पढ़ते हो ना, उस नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है, ब्यौरा तैयार किया जाता है, जो भी संसद के खर्चे का जो विवरण है वो तैयार किया जाता है ना, उसी का सारा काम, रख रखाव का सारा काम किसका होता है? एक तरह से लोक लेखा समिति का होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कहोगे? 1 वर्ष के लिए इनके सदस्यों की क्या होती है? नियुक्ति। जबकि लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ कब है? 1921 में। सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, और ये अगला आपका क्वेश्चन देखो क्या है? केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा। केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? देखो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बात करूं ना मैं, तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद आपका है 263। इस 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है, जिसमें इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति इनके सदस्य व अध्यक्ष की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो यहाँ से इसका जवाब क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ से बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पूछा है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं बात करूं ना, तो देखो मूल जो संविधान है आपका, मूल संविधान, इस मूल संविधान में तो यहाँ जो एचसी के न्यायाधीश है ना, एचसी के न्यायाधीश, इन एचसी के न्यायाधीश की मूल संविधान में तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी? 60 वर्ष थी दोस्तों। लेकिन आपका आपका यहाँ से 15वां संशोधन हुआ था 1963 में, और 15वां संशोधन 1963 में हुआ, और 15वें संशोधन 1963 के अनुसार इनकी जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 कर दी। तो वर्तमान में इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है ना, वो कितनी है?
62 वर्ष है हाई कोर्ट में। जबकि आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आपकी 65 वर्ष है दोस्तों। कितनी है? 65 वर्ष है। तो यहाँ से आगे अपन चले और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? देखो यहाँ से बात ये की जा रही है कि भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ है। तो भारत में देखो भाषाई आधार पर पहला जो राज्य स्थापित हुआ है ना, ये पहला राज्य स्थापित हुआ था आपका अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953 के अंदर भाषाई आधार के ऊपर आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य भाषाई आधार के ऊपर क्या किया गया है? गठित किया गया है। तो यहाँ से इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा 1953। देखो यहाँ से भाषाई आधार की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाषाई आधार की बात यह है कि जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी ना दोस्तों, प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के द्वारा फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में राज्यों के पुनर्गठन की बात करने के लिए एक आयोग गठित करने की बात की थी कि राज्यों के भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ऐसा यहाँ पे करने के लिए फरवरी 1948 में प्रारूप समिति के द्वारा यहाँ से एक मैसेज दिया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, जो उस समय इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे एस के जो धर थे, इसी एस के धर की अध्यक्षता में उन्होंने एक आयोग का गठन किया था, जिसे नाम भी क्या दिया गया? एस के धर आयोग नाम दिया गया था। और ये एस के धर आयोग जो गठित किया गया था, यहाँ एस के धर जो आयोग गठित किया गया, ये पहला एस के धर आयोग पहला ऐसा आयोग था जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित किया गया था। लेकिन ये एस के धर आयोग जो है, यहाँ से क्या रहता है? ये असफल रहता है। जब ये एस के धर आयोग असफल रहा ना, तो इसके बाद में एक दूसरा आयोग गठित किया गया था। एक दूसरा आयोग यहाँ गठित किया गया, और वो दूसरा आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, PVP बोल सकते हो, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, JVP समिति कहते हैं इसको। इन 3 व्यक्तियों की देखरेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीताराम रमैया के नेतृत्व में एक फिर यहाँ से समिति गठित होती है, एक फिर यहाँ से आयोग गठित होता है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। यह आयोग फिर गठित हुआ, लेकिन यहाँ ये आयोग भी यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने में क्या होता है? असफल होता है दोस्तों। क्या होता है? असफल होता है। इनके बाद में यहाँ से एक फजल अली समिति गठित हुई थी। फजल अली समिति यहाँ फिर गठित हुई थी। तो इस प्रकार से अंतिम रूप में अक्टूबर 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश यहाँ से भारत में पहला यहाँ भाषाई आधार पे राज्य का क्या हुआ है? गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ बढ़ते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने
संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया है। तो देखो यहाँ से आपका 10वां संविधान संशोधन 1961 है। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा आपके दादरा और नगर हवेली को यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ आपके भारत संघ में शामिल किया गया था। दादर और नगर हवेली को जो भारत संघ में शामिल किया आपका 10वां संविधान संशोधन 1961 के अकॉर्डिंग किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला यहाँ से आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है। देखो संविधान की बात कर रहा है ना, तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो यहाँ से देखो ये संवैधानिक आयोग की बात करें ना, तो आपके संविधान के अनुच्छेद आपका जो 315 है, इसे 315 से लेके 323 तक, 315 से लेके 323 तक जो कि संविधान का भाग 14 है, इसके अंदर आपके किसका उल्लेख है, यूपीएससी व एसपीएससी का उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है कि भारत में तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की और प्रत्येक राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है। तो यहाँ से इनका उल्लेख जो है वो 315 से लेके 323 तक है, भाग 14 की बात करता है दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े हैं। तो आज का आपका अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन जो है, आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन देखो जो है, ये क्या कहा कि समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है। तो लोकसभा के देखो यहाँ से उम्र बताई गई है कि लोकसभा का चुनाव आप 25 वर्ष आपकी आयु है तो आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव कर लड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से देखो 21 वर्ष क्या है, ये 21 वर्ष आपकी पंचायती राज के चुनाव है। आपके पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें आप 21 वर्ष के लड़ सकते हो। यहाँ से राज्यसभा की बात करें ना, तो राज्यसभा के लिए आपकी कितनी आयु है, 30 वर्ष है, ओके। 18 वर्ष आपके मतदान की आयु है भारत में। 18 वर्ष किसकी आयु है, मतदान की आयु आपकी कितनी है, 18 वर्ष है, जो कि मूल संविधान में तो कितनी थी, मूल संविधान में तो 21 वर्ष थी दोस्तों, ठीक है। तो आज की यहाँ पे अपनी क्लास ये कंप्लीट है और इसकी पीडीएफ के लिए आप यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल चैनल के टेलीग्राम चैनल को सर्च करिएगा और वहां से इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।